चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन पार्ट वन के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रोटीन एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली हमारे माइंड में आता रहता है और कई लोग इसका उपयोग करते रहते हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोटीन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर कम से कम 15 से 20 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के रिगार्डिंग ही होने वाली है। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर रहा हूँ। बेसिक अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर जो होते हैं प्रोटीन के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ें आप आसानी से समझ लेंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो रिटन वर्क है वो बहुत ही कम है, यानी आपका पूरा फोकस एक्सप्लेनेशन पर होना चाहिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन करते रहना, ताकि वही आपके एग्जामिनेशन पेपर में, और उन्हीं टर्म्स को जब मैं क्लियर करूंगा तो वो क्लियरिटी आपके एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज को सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आपको पता है भाई, एंजाइम भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, लिपिड भी आते हैं, प्रोटीन भी आता है, यानी और भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को जब मैं लेक्चर अपलोड किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें मोलिकुलर वेट के बेस पर दो भागों में डिवाइड किया गया। ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है, कम होता है, तो उन बायोमोलिक्यूल्स को हमने लो मोलिकुलर वेट की कैटेगरी में रखा था। ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है तो उन्हें हमने हाई मोलिकुलर वेट की कैटेगरी में रखा था। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हाई मोलिकुलर वेट वाले बायोमोलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं। इनके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, उनके रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। और भी जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, उन सभी के स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में और रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या है। अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे घर की दीवार है, अगर आप इस दीवार को देखें तो ये छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। उस छोटी ईंट को मैं मोनोमर यूनिट मान लेता हूँ, और ये छोटी छोटी ईंटें आपस में जुड़ करके, कनेक्ट होकर के एक दीवार बना रही हैं, यानी एक पॉलीमर के जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोटीन भी काफ़ी सारे अमाइनो एसिड से जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे आप प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए, जब आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स। ये देखो, ये सब हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को अगर हम समझ गए तो हम सही जगह पर इनका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जहां पर यूज़ करना चाहिए वर्ड पॉलीपेप्टाइड, वहां पर वो पेप्टाइड यूज़ करके चले जाते हैं। जहां पर यूज़ करना चाहिए प्रोटीन्स, वहाँ पर वो पेप्टाइड यूज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर हम इन टर्म्स का सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टर्म्स की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए एक एक चीज़ को, बेसिक को अच्छी तरह से कवर करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आप पेप्टाइड को यूज़ करेंगे, कहाँ पर पॉलीपेप्टाइड टर्म्स को यूज़ करना है, कहाँ पर आपको प्रोटीन टर्म्स यूज़ करना है। पहली बात हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड है। अब इस अमाइनो एसिड का नेचर क्या है, इसको साइड में रखते हैं। अमाइनो एसिड का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कब आप किसी बायोमोलिक्यूल को या किसी पर्टिकुलर मोलिक्यूल को अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब आप देखेंगे कि उसमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें, ये एक अमाइनो एसिड है और इसका नेचर क्या है, इसको ज़रा साइड में रख देते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। यानी जो नाइट्रोजन है, हमें पता है कि ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो NH2 है इसको मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद ये जो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया। ये मैंने इसलिए ओपन किया ताकि इस रिएक्शन को समझा सकूं कि कैसे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ दो अमाइनो एसिड के बीच। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो अमाइनो एसिड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये A है और ये B है। इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? देखो,
ये जो अमाइनो एसिड है इसका OH ग्रुप गया और ये जो अमाइनो एसिड है इसका जो NH2 है इसका एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच यहाँ पर रिएक्शन हुई और रिएक्शन के बाद वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और इन दोनों के बीच ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है और ये जो अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। वहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन से मैंने शो किया है, इसी को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स को आप जोड़ते रहें तो धीरे धीरे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे जैसे आप अमाइनो एसिड को जोड़ते रहेंगे, उनके नंबर को इंक्रीज करेंगे, वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद वो प्रोटीन के जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक आइडिया हमें मिल गया है कि प्रोटीन बनते कैसे हैं। यानी अमाइनो एसिड ये मोनोमर यूनिट है और जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर यूनिट है। ठीक है, इस रिएक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में किस किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इससे हमें पता चलेगा कि आखिर प्रोटीन को क्यों डिफरेंट सिलेबस में मेंशन किया जाता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स, प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी बिल्डिंग यूनिट की तरह वर्क करता है, जैसे हमारी मसल्स प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनको ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोलेजन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप देखते हैं, मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो प्रोटीनेशियस एंजाइम यानी कि प्रोटीन के बने हुए एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होती हैं, जैसे ट्रिप्सिन इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को हार्मफुल फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी पर अटैक करने के लिए आते हैं उनसे सुरक्षा करती हैं। राइट, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या फाइब्रिनोजन है। आप लोगों को तो ये अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हम लोग हर समय छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है, इन सब से हमारी बॉडी फाइट करती रहती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है इनसे फाइट करता रहता है और हमारी बॉडी को एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन भी डिफेंस सिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में स्टडी करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए पेप्टाइड। समटाइम्स इन तीन डिफरेंट टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कभी पेप्टाइड मेंशन करते हैं, कभी पॉलीपेप्टाइड मेंशन करते हैं, कभी प्रोटीन मेंशन करते हैं। तो इनका आपस में डिफरेंस क्या है, ताकि हम पता लगा सके कि भाई कहाँ पर हमें पॉलीपेप्टाइड मेंशन करना है, किस कंडीशन में हमें पेप्टाइड मेंशन करना है। राइट, अगर मैं पेप्टाइड की बात करूँ, इस पर्टिकुलर पेप्टाइड की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है यदि नंबर ऑफ अमीनो एसिड किसी पॉलीमर में काफ़ी कम है। पॉलीमर में अभी आपको बता चुका हूं कि अमाइनो एसिड जब आपस में कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब उस पॉलीमर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड काफ़ी कम है, तब आप उसे मेंशन करते हैं पेप्टाइड्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई इसी तरह से एक पेप्टाइड है और उसमें कम से कम 10 से 15 जो है अमाइनो एसिड आपस में कनेक्टेड है, तब वहाँ पर आप टर्म यूज़ कर सकते हैं पेप्टाइड। लेकिन सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको एक ऐसी चेन दिखाई दी अमाइनो एसिड की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब उसमें आप देखते हैं कम से कम 50-100 से ज़्यादा जो है अमाइनो एसिड आपस में कनेक्टेड है, तो वहाँ पर आप टर्म यूज़ कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी आपने क्या देखा, आपने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को देखा कि कितना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक रिलेटिव सेंस में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आपको इस टर्मिनोलॉजी का सही उपयोग कर सकेंगे। अगर आपको कोई पॉलीमर चेन दिखाई दे रही है अमाइनो एसिड्स की, तो वहाँ पर अगर 50 से कम अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पेप्टाइड। अगर 50 से ज़्यादा हो, 60-70 हो, 100 हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें कि आपको
50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा आपको अमीनो एसिड के रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं, आपस में कनेक्टेड होकर एक पॉलीमर चेन बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप टर्म यूज़ कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के बीच जो डिफरेंस है उसको तो देख लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि जब हम पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड में जब हम एक सिंगल पॉलीमर को कंसीडर करें जिसमें कि एक एंड जो होता है वो एंड को शो कर रहा हो, एंड टर्मिनल को, और दूसरा जो एंड है वो सी टर्मिनल को शो कर रहा हो, तो इसमें आप देखेंगे कि एक लीनियर कंडीशन शो हो रही है। ठीक है, एक तरीके से एक लीनियर पॉलीमर चेन है। लेकिन जब आप प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हैं तो प्रोटीन में दो कंडीशन फॉलो होती है। अगर प्रोटीन में एक आपको सिंगल पॉलीमर चेन दिखाई पड़ रही है तो उसे आप कह सकते हो मोनोमेरिक, ठीक है, मोनोमेरिक प्रोटीन। लेकिन अगर वहां पर आपको डिफरेंट पॉलीमर की चेन दिखाई दे रही है, अलग अलग पॉलीमर चेन दिखाई दे रही है, यानी एक से ज़्यादा पॉलीमर चेन आपको दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में उस प्रोटीन के लिए जो आप टर्म यूज़ करते हैं उसे कहते हैं आप मल्टीमेरिक। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो मोनोमेरिक भी हो सकता है, मल्टीमेरिक भी हो सकता है। अगर प्रोटीन मोनोमेरिक है तो वहां पर आपको एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन दिखाई देगी। अगर प्रोटीन मल्टीमेरिक है तो वहां पर एक से ज्यादा आपको पॉलीपेप्टाइड के चेन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। आपने नाम सुना होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक मोनोमेरिक प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो मल्टीमेरिक प्रोटीन है क्योंकि ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन होगा वो मल्टीमेरिक प्रोटीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हुए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस प्रोटीन को आप कंसीडर कर रहे हैं या जिस प्रोटीन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है। बट जब आप किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर आपको ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो हमेशा जो है वो मोनोमेरिक कंडीशन को ही सोल्व करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं प्रोटीन को एक बार फिर से डिस्क्राइब करता हूं। मैंने प्रोटीन के रिगार्डिंग ये बताया कि जब भी आप किसी प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्रोटीन मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है। अगर प्रोटीन मोनोमेरिक होगा तो वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। अगर प्रोटीन मल्टीमेरिक होगा तो वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड के चेन है अगर वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो उसके लिए आप एक और टर्म यूज़ करते हैं होमो मल्टीमेरिक प्रोटीन। लेकिन अगर वो डिफरेंट है, सपोज कीजिए कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन का नेचर अलग है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो नेचर है वो अलग है, यानी ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप जो टर्म यूज़ करते हैं उसे कहेंगे आप हेटेरो मल्टीमेरिक। ठीक है, अब जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लॉजिकली हम समझेंगे चीज़ों को। किसी ने मेंशन किया कि भाई हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो आप कहेंगे भाई हीमोग्लोबिन प्रोटीन तो होता है लेकिन उसे मैं किस कैटेगरी में प्लेस करूं, मोनोमेरिक में या मल्टीमेरिक में। तो आप ये चेक करेंगे कि हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर एक से ज़्यादा है तब आप उसको किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे, मल्टीमेरिक में। अब आप कहेंगे कि मल्टीमेरिक तो है लेकिन वो होमो मल्टीमेरिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है या हेटेरो मल्टीमेरिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इन दोनों में से किस कैटेगरी में प्लेस करूं। तो आप अगर हीमोग्लोबिन कोई एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, यानी वो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप उसे कहां पर प्लेस करेंगे, हेटेरो मल्टीमेरिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोटीन को कैटेगराइज कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों की क्लियरिटी और भी ज़्यादा होती रहेगी। कंडीशन सिर्फ एक ही है, कंडीशन ये है स्टूडेंट्स की आप जो ये सब समझ रहे हैं बस लॉजिकल तरीके से समझते जाएं। ठीक है, आप ये मत देखिए कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सर ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया। आपको बस एक तरीके से लॉजिकल तरीके से जो भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है उसी के अनुसार आप चीज़ों को फॉलो करते रहिए, आपको आंसर मिलते रहेंगे। तो प्रोटीन को डिस्क्राइब करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम वापस से आते हैं पेप्टाइड के पास। ये जो पेप्टाइड होता है इसके बारे में फिर दोबारा से हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में, यानी जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं जो कि जीवित हैं, लिविंग हैं, उनके केस में आप देखेंगे तो जो पेप्टाइड होते हैं वो दो ही तरह के पेप्टाइड पाए जाते हैं। एक तो है राइबोसोमल पेप्टाइड, दूसरा है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड। अब आप कहेंगे कि राइबोसोमल पेप्टाइड और नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम उसे समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड होता है, अगर किसी पेप्टाइड का फॉर्मेशन राइबोसोम के द्वारा मीडिएटेड हो रहा है या राइबोसोम के द्वारा उसकी सिंथेसिस हो रही है, तो उस केस में आप उस पेप्टाइड को कहेंगे राइबोसोमल पेप्टाइड। ठीक है। अगर सपोज करो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में पेप्टाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो राइबोसोम के द्वारा मीडिएटेड नहीं हो रहा है, यानी उसका जो फॉर्मेशन है वो राइबोसोम के द्वारा नहीं हो रहा है, तो उसे आप कहेंगे नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड। ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर चुका हूं कि पेप्टाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में दो प्रकार के होते हैं, एक है राइबोसोमल पेप्टाइड, दूसरा है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड। राइबोसोमल पेप्टाइड जो होता है वो राइबोसिमिकली सिंथेसाइज होता है, यानी राइबोसोम के द्वारा मीडिएटेड होता है उसका सिंथेसिस, और जो नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड होता है उसकी जो सिंथेसिस है वो नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होता है। ठीक। अब हमें क्वेश्चन ये है कि राइबोसोमल पेप्टाइड्स के क्या जनरल फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स तो यही है राइबोसोमल पेप्टाइड का कि ये जो है राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड होता है, यानी ये राइबोसोम की हेल्प से सिंथेसाइज होता है, और जो एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो एंजाइम इस फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है वो ये है कि ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होता है ये कभी भी आपको सर्कुलर या ब्रांच स्ट्रक्चर में नहीं देखने को मिलेगा, ये ऑलवेज आपको लीनियर या अनब्रांच पॉलीमर के रूप में देखने को मिलेगा। राइट। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है राइबोसोमल पेप्टाइड का कि ये हमेशा इसकी जो सिंथेसिस होगी स्टूडेंट्स वो जो है N to C टर्मिनल डायरेक्शन में होगी। ठीक है। इसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर मेंशन किया गया है राइबोसोमल पेप्टाइड के रिगार्डिंग, ये जो है मेडअप ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये जो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी कि सपोज करो आपको एक ऐसी अमाइनो एसिड्स की चेन दिखाई दे रही है, एक ऐसा पॉलीमर दिखाई पड़ रहा है, एक ऐसा पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड देखने को मिल रहा है जिसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही अमाइनो एसिड देखने को मिल रही है, तो एक चीज तो आप कंफर्मली कह सकते हैं कि वो जो है राइबोसोमल पेप्टाइड नहीं है, क्योंकि राइबोसोमल पेप्टाइड के फॉर्मेशन में केवल और केवल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही पार्टिसिपेट करते हैं। और अमाइनो एसिड के लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की जो संख्या है अगर आप आज के समय में देखें तो दो नए अमाइनो एसिड की डिस्कवरी होने के बाद टोटल 22 यानी कि 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आज के समय में ज्ञात हैं जो कि राइबोसोमिकली किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो ये है कि ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होते हैं ये मैसेंजर आरएनए मीडिएटेड होते हैं और कोडोन स्पेसिफाइड होते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है। राइबोसोमल पेप्टाइड्स के फॉर्मेशन के दौरान, यानी जिस समय राइबोसोमल पेप्टाइड्स का सिंथेसिस होता है तो उस दौरान मैसेंजर आरएनए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे मैं प्रोटीन सिंथेसिस जब मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को तो बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझाऊंगा कि जो मैसेंजर आरएनए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैसेंजर आरएनए में कोडोन प्रेजेंट होते हैं, वो कोडोन उस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। यानी राइबोसोमल पेप्टाइड्स में किस पोजीशन पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा या कोडोन के द्वारा स्पेसिफाइड होता है। वो कोडोन कहां पर प्रेजेंट होता है तो वो जो है मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एमआरएनए जिसे आप शॉर्टकट में बोलते हो। तो हम इस पॉइंट को इस मैनर में भी लिख सकते हैं कि इनकी सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए के द्वारा मीडिएटेड होती है और जो अमाइनो एसिड्स यहां पार्टिसिपेट करेगा वो कोडोन के द्वारा स्पेसिफाइड होगा। राइट। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होता है ये मैसेंजर आरएनए मीडिएटेड होता है और कोडोन स्पेसिफाइड होता है। इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होता है इसके फॉर्मेशन के लिए जितने भी अमाइनो एसिड, जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन L होता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं उसमें से कुछ अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये राइबोसोमल पेप्टाइड्स होगा? नहीं, क्योंकि राइबोसोमल पेप्टाइड्स के फॉर्मेशन में या इसकी सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन में अप्लाई करता हूं। सपोज करो कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड हैं वो स्टैंडर्ड ही हैं, लेकिन किसी का कॉन्फ़िगरेशन L आ रहा है, किसी का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D आ रहा है, तो इस केस में क्या आप ये कंसीडर कर सकते हैं, क्या आप ये मान सकते हैं कि वो जो है राइबोसोमल पेप्टाइड होगा? नहीं, क्योंकि राइबोसोमल पेप्टाइड के केस में अभी हमने देखा कि जितने भी अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन L होगा।
ठीक है। राइबोसोमल पेप्टाइड्स के फीचर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, जैसे कि हमने देखा कि राइबोसोमल पेप्टाइड्स जो होता है वो मैसेंजर आरएनए मीडिएटेड होता है, कोडोन स्पेसिफाइड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होने वाले पेप्टाइड्स होते हैं वो जो है मैसेंजर आने से इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों ही तरह के अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। तीसरा, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है अमाइनो एसिड का, जो कि नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन L भी हो सकता है, D भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू DL सिस्टम। इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि जो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होता है वो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होता है और इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है, कैटेलाइज करता है, उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। लेकिन यदि हम बात करें नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स की, तो ये जो है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है और जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है सिंथेटेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया प्रोटीन का पार्ट नंबर 1। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।